दी एंड ऑफ इजराइल गाजा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, और इस युद्ध में इजराइल गाजा का युद्ध हार चुका है। दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पूरी दुनिया के सामने सरेंडर करवा दिया है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, स्पेशली वो लोग जो कि इजराइल को पसंद करते हैं। इसी वजह से जो लोग इजराइल को पसंद करते हैं उन्हें ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो सही है वो तो सही ही रहेगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जरा ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जब मीटिंग हुई तो नेतन्याहू ने खुद बताया कि मैंने और डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के राजा के साथ बात करी है और मैंने उनसे माफी मांगी है। जी हाँ, ये बात खुद नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने कतर से माफी मांगी है कि हमने जो आपके शहर दोहा के ऊपर अटैक किया है वो एकदम गलत था, हमें ऐसा जरा भी नहीं करना चाहिए था। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये सरेंडर नहीं है तो फिर आखिरकार सरेंडर होता क्या है। और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने सरेंडर नहीं किया है तो जरा एक क्षण मुझे दीजिए। आप जरा ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि ट्वीट के थ्रू ऐलान कर चुके हैं कि मैं गाजा युद्ध खत्म करने के लिए एक 20 पॉइंटर प्लान ला रहा हूँ और अब इसके बाद गाजा युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आखिरकार इस प्लान में है क्या? तो इस प्लान में है कि हमास जितने भी तमाम हॉस्टेज हैं उन सभी को वापस कर देगा और उसके बदले में इजराइल की सेना अपने तमाम सैनिकों को वापस हटाएगी गाजा पट्टी से। और इसके बाद गाजा पट्टी के चारों तरफ एक बफर जोन बना दिया जाएगा। बफर जोन का मतलब एक ऐसा एरिया बना दिया जाएगा गाजा पट्टी के चारों तरफ जिसे इजराइल की सेना कभी भी पार नहीं करेगी और ना ही उस बफर जोन को हमास के लड़ाके कभी पार करेंगे। एक तरीके से ये एरिया होगा नो मैंस लैंड। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। लेकिन इसमें एक बात अहम ये कही गई है कि जब तक हमास इस प्लान को मंजूरी नहीं देता और तमाम इजरायली बंधकों को वापस नहीं करता तब तक इजराइल की सेना कोई भी बड़ा अटैक नहीं करेगी गाजा पर और ना ही ज्यादा जमीन को कब्जाएगी। इतना ही नहीं, अब से 2 महीने पहले अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू खुद ये बात कहा करते थे कि अब हम गाजा पट्टी को कब्जा लेंगे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था कि मैं गाजा पट्टी में होटल बनाऊंगा। गाजा पट्टी के जो बीचेस हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हम बेचेंगे, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम इलाका है। वहाँ पर तो एक ट्रंप टावर बना दूंगा, ट्रंप के नाम से रिजॉर्ट बना दूंगा। यहाँ तक कि गाजा पट्टी के लोगों को भी सरेआम चुनौती और चेतावनी दी थी कि वो लोग गाजा पट्टी को छोड़कर भाग जाएं या तो मिस्र या फिर अरब के किसी और देश में। अब हम गाजा पट्टी को पूरी तरीके से कैप्चर करने वाले हैं। लेकिन खैर 2 महीने ही बीते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपने हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा था अब वो खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंटर प्लान में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे इस पूरे प्लान में गाजा पट्टी के जो लोग हैं उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाना होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है कि इजराइल भी अब जमीन को कब्जा नहीं करेगा और जो जमीन ऑलरेडी इजराइल कब्जा चुका है वो सारी जमीन इजराइल छोड़ देगा। और इस सब में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि नेतन्याहू यानी कि वो नेतन्याहू जो कि अब तक कह रहे थे कि हम गाजा पट्टी को कब्जा के रहेंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने ये तमाम शर्तें मान ली हैं। इसीलिए इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ा विजेता है वो है हमास और वो तमाम संगठन जो कि गाजा पट्टी में लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। उन्हें तो एक तरीके से संजीवनी बूटी मिल गई है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि आखिरकार फिर भी इजराइल की हार कैसे हुई। एक तरीके से इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को निस्तो नाबूद कर दिया। हमास हिजबुल्लाह के कितने बड़े लीडर्स उन्होंने मार गिराए, तो ऐसे में तो इजराइल की जीत हुई है। तो अब मुझे आप खुद बताइए कि जब इजराइल ने 7 अक्टूबर को युद्ध स्टार्ट किया था, अब से करीबन 2 साल पहले, तो उनका पहले टारगेट यही था कि हम अपना युद्ध तब तक नहीं रोकेंगे जब तक अपने तमाम नागरिकों को वो छुड़ा नहीं पाते। अब आप खुद सोचिए, इतना टाइम हो गया जब से युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए इस युद्ध में, हजारों लाखों टन बारूद वो झोंक चुके हैं इस युद्ध में, चाहे इजरायली नागरिक हो या फिर हो हमास के नागरिक, सारे मारे गए हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने अपने एक बंधक को नहीं छुड़ा पाया। उल्टा जिन शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं वो तमाम वो शर्तें हैं जो हमास ने युद्ध स्टार्टिंग के टाइम इजराइल के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम बंधक तभी छोड़ेंगे जब आप हमारी ये शर्तें मानोगे। अब सेम वही शर्तें डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से मनवा चुके हैं। और रही बात नुकसान की, तो
नुकसान मात्र यहाँ पर गाजा पट्टी का नहीं हुआ है, नुकसान इजराइल का भी हुआ है। इस पूरे युद्ध में अरबों अरब डॉलर का इजराइल का खजाना खाली हुआ है। इसके अलावा इनकी सेना के ऊपर जो खर्चा हुआ उससे उनके टैक्स पेयर पर बोझ पड़ा है। इजराइल के अंदर महंगाई बढ़ी है और इजराइल के अंदर लोगों का जीवन भी बदतर हुआ है। आप जानकर हैरान हो गए, इजराइल के अंदर डिप्रेशन नाम की चीज एक बीमारी बन चुकी है और एक महामारी की तरह पूरे इजराइल में फैल रही है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से इजराइल के अंदर लोग इसी टेंशन में रहे कि ना जाने कब कहां से युद्ध के दौरान उनके घर के ऊपर कोई रॉकेट आके गिर जाए, और इसका परिणाम इजराइल देख लेना बहुत लंबे टाइम तक देखेगा। नो डाउट आप में से कई लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार नहीं है। असल मायने में इसके लिए जिम्मेदार मात्र इजराइल है। अगर इजराइल अब से 2 हफ्ते पहले कतर पर हमला नहीं करता तो शायद आज इजराइल को ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि जैसे ही कतर में हमला हुआ तमाम अरब देशों में ये संदेह उठ गया था कि जब कतर, जो कि सबसे सुरक्षित देश है पूरे अरब वर्ल्ड का, उस पर हमला हो सकता है, वो भी उस टाइम पर जब कुछ ही किलोमीटर दूर अमेरिका का सैन्य बेस है और अमेरिका ने सुरक्षा देने की बात भी कही है। जब ऐसे देश कतर के ऊपर अटैक हो सकता है तो ऐसे में पूरे अरब वर्ल्ड में कोई देश सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से अरब देशों का अमेरिका के ऊपर भरोसा लगातार गिरता गया। अरब देशों ने अपना खुद का एक अरब नाटो जैसा संगठन बनाने की बात कही, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरे अरब वर्ल्ड से पत्ता कटना निश्चित था। इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद, जो कि पूरी गाजा पट्टी को कब्जाना चाहते थे, उन्हें भी न केवल कतर से माफी मंगवानी पड़ी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से, बल्कि हमास की शर्तों पर युद्ध विराम की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि इस सब में एक अच्छी बात भी है कि जब इस पूरे पीस डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे तो नेतन्याहू बगल में खड़े थे और वहीं उन्होंने एंड में कह भी दिया था कि फिलहाल हम इस पीस डील को मान रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमास पीस डील को एक्सेप्ट कर ले। नेतन्याहू खड़े थे और नेतन्याहू ने कहा था अगर हमास हमारे बंधकों को वापस लौटा दे तो हम अपनी सेना को पीछे हटा लेंगे और यथा स्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन अगर हमास इस डील को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर ना ही हम अमेरिका की सुनेंगे, ना ही दुनिया के किसी और देश की। फिर हम तमाम हमास के आतंकियों का पूर्ण सफाया करके रहेंगे। इसका मतलब ये कि पूरी तरीके से गाजा पट्टी के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे और ये होकर रहेगा। अगर हमास अभी भी अपनी जिद से नहीं हटता और हमारी इस डील को एक्सेप्ट नहीं करता तो इसी वजह से अब सभी लोगों की निगाहें टिक गई हैं हमास की लीडरशिप पर कि क्या हमास की लीडरशिप इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या फिर इस ऑफर को रिजेक्ट करती है। हालांकि 90% तो संभावना यही है कि हमास की लीडरशिप इस डील को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि कतर, जो कि पालन और पोषण कर रहा है इस टाइम पर हमास का, जिस पर अटैक भी बस इसी वजह से हुआ था, अब उस कतर का दबाव है हमास पर। इसके अलावा ईरान, जो कि न केवल हमास बल्कि हिजबुल्लाह और ऐसे तमाम संगठन इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत है, वो भी यही चाहता है कि फिलहाल इस मामले को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके जितने भी प्रॉक्सी थे, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इनकी तमाम लीडरशिप को न केवल इजराइल ने तोड़ा है बल्कि इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। इसीलिए उन्हें टाइम चाहिए इनकी लीडरशिप को बनाने के लिए, और साथ ही ईरान को खुद को भी बहुत नुकसान हुआ है इन सब में। इजराइल ने काफी अटैक किए हैं, अमेरिका ने काफी अटैक किए हैं ईरान के ऊपर। उसे अपने देश में भी एक बार फिर से सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई है। उनके पास अब इतना पैसा नहीं है कि इन संगठनों को फाइनेंशियली वो मदद पहुंचा पाएं। इसीलिए ईरान के हित में भी यही है कि फिलहाल जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है 2-3 सालों तक, तब तक इस युद्ध को टाला जाए और इस टाइम का इस्तेमाल वो खुद को खड़ा करने में, साथ ही इन तमाम संगठनों को एक बार फिर से मजबूत करने में लगाए। लेकिन इन सब स्थितियों में एक देश ऐसा भी है जिसे बहुत नुकसान होने वाला है और वो है इजराइल। हर तरफ से इजराइल को नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल जानता है कि जितना टाइम इन तमाम संगठनों को मिलेगा उतने टाइम में ये अपने आप को फिर से ताकतवर बनाने में जुट जाएंगे और एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमला करने वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल इजराइल अमेरिका की पॉलिटिक्स में फंस गया है। अब देखने वाली बात ये है कि मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता है।